हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे फिशरी पार्ट 1 का 4th लेसन फार्म इंजीनियरिंग इन वन शॉट लेक्चर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हमको बताया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ द फिश फार्म। फिश फार्म्स को कंस्ट्रक्ट करने का क्या बेनिफिट है, उसका क्यों ज़रूरी है, वो हम लोग देखेंगे। इसमें आपको सिर्फ उसमें बेनिफिट बताया है कि जैसे वो फिश सीड्स है वो फर्स्ट डेवलपमेंट स्टेज होते हैं फिशेस के, और मतलब फिश सीड्स रिक्वायर होते हैं फिश कल्चर के लिए। उसके बाद अगर इन्हें प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है तो इसकी वजह से फिशेस की जो है या फिर फिश की जो एग्स है उनके अंदर हैवी मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। एंड इस डिफ़िकल्टी को कम करने के लिए जो जहाँ पर इस फिश के सीड्स का प्रोडक्शन लिया जा रहा है वहीं पर कुछ हैचरीज बनाई जाती है, कुछ फार्म्स बनाए जाते हैं, कुछ ग्लास जार हैचरीज होती है, जिसकी वजह से जो फिशेस की आर्टिफिशियल ब्रीडिंग है वो चलते रहती है एंड उनका जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाता है, ठीक है। और जिसकी वजह से जो फिश की मोर्टेलिटी रेट है वो कम होती आती है। उसके बाद क्या है, hence to produce the fish seeds in a pure form in adequate quantity as well as for rearing of the spawn or to fry, and from fry to fingerling stage nursery and rearing and stocking ponds are highly desirable। मतलब फिश को ग्रो करने के लिए हमें क्या करना होता है, नर्सरी पॉन्ड बनाने होते हैं, रियरिंग पॉन्ड बनाने होते हैं, स्टॉकिंग पॉन्ड बनाने होते हैं, क्योंकि जो फिश है वो फर्स्ट स्टेज क्या होती है, उसकी स्पॉन होती है, स्पॉन से फिर फ्राई स्टेज पे जाती है एंड फ्राई से वो फिंगरलिंग स्टेज पे जाती है। एंड फिंगरलिंग के बाद जब तक वो एक मार्केटेबल साइज़ की फ़िश नहीं हो जाती तब तक हमें उसे कल्टीवेट करना होता है ना। तो बस यही थे इसके कुछ पॉइंट्स थे, मेन जो इसके पॉइंट्स थे, एंड इसमें यही बताया गया कि फ़िश फार्म को कंस्ट्रक्ट करने के बेनिफिट्स क्या है। ओके, उसके बाद है हमारा फार्म लोकेशन। अभी हमें फ़िश फार्म अगर बिल्ड करना है तो हमें फार्म की लोकेशन को सेट करना होगा। तो फार्म की लोकेशन को कैसे डिसाइड किया जाता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द फिश फार्म इज़ फाइंडिंग द राइट प्लेस और फॉर द पॉन्ड्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल होता है, जो लैंड होती है फिश फार्म को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर फिश फार्म को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक सही जगह का ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देयर आर 3 मेन फैक्टर डेट वर्क्स टुगेदर टू मेक द गुड साइट फॉर द फिश पॉन्ड। इसमें 3 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो कि फिश फार्म बनाने के लिए एक जिसे हम कहेंगे गुड फैक्टर्स होते हैं, जिनकी वजह से हम लोग फिश फार्म अच्छे से वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके 3 फैक्टर्स कौन से हैं, टोपोग्राफी, सॉइल टाइप एंड वाटर सप्लाई। टोपोग्राफी क्या होता है कि लैंड, जो हमारी लैंड हमने फिश फार्म को कंस्ट्रक्ट करने के लिए रखी है या फिर डिसाइड किया है कि हमें यहाँ पर फिश फार्म जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो लैंड के बारे में वो लैंड रॉकी है, सॉइल ज़्यादा है वहाँ पे, या फिर डेजर्ट जैसा एरिया है, क्या फिर वो रिवर के पास जो क्ले सॉइल है वैसी वाली एरिया है। तो जो लैंड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे क्या कहते हैं, टोपोग्राफी कहते हैं। दूसरा क्या होता है, सॉइल टाइप। अभी सॉइल टाइप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जो फिश फार्म अगर जहाँ पे भी हम फिश को कल्टीवेट कर रहे हैं या फिर फिश फार्म बना रहे हैं तो वहाँ पे क्ले जैसी सॉइल होना बहुत ज़रूरी है। रॉकी सॉइल या फिर सैंडी सॉइल ये नहीं चलेंगी, ठीक है। उसके बाद है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई जो है एक बहुत ही क्रूशियल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वाटर सप्लाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ़िश जो है वो वाटर में ब्रीड करती है, वाटर में उसका पूरे ग्रोथ जो है फिशेस की वाटर में होती है, राइट। तो एक प्रॉपर सही तरीके का वाटर फिश के फार्म को मिलना बहुत ज़रूरी है। अभी जो वाटर सप्लाई है उसके अंदर 3 टाइप के वाटर सप्लाई आते हैं। पहला आता है रेनफॉल वाटर सप्लाई। कुछ पॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बारिश पे डिपेंड करते हैं, जैसे जिन्हें स्काई पॉन्ड्स भी कहा जाता है। जैसे ही बारिश होंगी तो पॉन्ड जो है फुलफिल हो जाते हैं और जिसके अंदर हम लोग फिशेस को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पॉन्ड्स आते हैं वो कौन से होते हैं, रेन ऑफ पॉन्ड्स होते हैं। रेन ऑफ पॉन्ड्स क्या होता है कि बहुत सारी जो नदियाँ हैं अगर वो एक नदी को जाकर या फिर एक पॉन्ड को जाकर मिल रही है तो फिर वो क्या होंगी, रेन ऑफ पॉन्ड्स होंगे। मतलब इसमें कोई नेचुरली वाटर फिल नहीं हो रहा है, कोई रेनफॉल पे डिपेंड नहीं है। ये किन चीज़ों पे डिपेंड है, जो वैलीज से जो रिवर्स आ रही है या फिर जो छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स होती है उसका जो पानी आकर एक जगह पे मिल रहा है वो इसके लिए फुलफिल करेंगे वाटर, ठीक है। उसके बाद है नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर्स में क्या आता है, ऐसा पानी जो कि हमें नेचर की तरफ से मिल रहा है, ये कोई रिवर से नहीं मिल रहा है, कोई ओशियन से नहीं मिल रहा है, जो हमें नेचुरली अंडरग्राउंड वाटर मिल रहा है। और इसी अंडरग्राउंड वाटर को क्या कहते हैं, स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर में हमारे पास एक और टाइप आता है वेल्स का। जो कुएँ होते हैं वहाँ से हम लोग पानी जो है वो फिश को कल्टीवेट करने के लिए ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ वेल्स बनाए जाते हैं जिनका कनेक्शन जो है हमें पॉन्ड में डालना होता है ताकि हम वहाँ पे फिशेस को वाटर सप्लाई कर सकें रेगुलरली, ठीक है।
उसके बाद आते हैं रिजर्वायर्स। अभी जो डैम्स होते हैं, रिजर्वायर्स होते हैं, वहाँ से भी पानी लिया जाता है फिशेस को कल्टीवेट करने के लिए और पॉन्ड को फुलफिल करने के लिए। ओके, उसके बाद आती है वाटर क्वालिटी। अभी हम लोगों ने देख लिया कि वाटर सप्लाई जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिश फार्म कंस्ट्रक्शन में या फिर फिशेस के लिए, ठीक है। बट वाटर की क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, फाइंडिंग द एडिक्वेट वाटर सप्लाई इज द फर्स्ट स्टेप, देन इट शुड बी चेक फॉर द क्वालिटी। जो पानी है वो किस क्वालिटी का है, अगर वो पानी गंदा है या डर्टी है या फिर उसमें कुछ अदर्स पैरासाइट्स है, अगर या फिर उसके अंदर कुछ वीड फिशेस है जो हमारी होस्ट फिशेस को खा लेंगी, तो ऐसा वाटर हम क्यों सप्लाई करेंगे हमारे फिश पॉन्ड में, ठीक है। इसलिए वाटर की जो क्वालिटी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। उसका पीएच, उसका सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए जिससे फिश के अंदर मोर्टेलिटी देखने को ना मिल सके। उसके बाद क्या होते हैं अदर कंसिडरेशंस। अदर कंसिडरेशंस मतलब इन सब को छोड़ के और भी क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए फिश पॉन्ड के अंदर, वो होती है, ठीक है। फैसिलिटी ऑफ ड्रेनेज। अभी हमें जो है पॉन्ड को रोज़ वाटर से फिल अप करना होता है ताकि जो गंदा पानी है वो बाहर चले जाए, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है फिशेज़ का वो उस पानी के साथ बाहर चले जाए और फिशेज़ को रेगुलरली नेचुरल वाटर मिल सके। क्योंकि जब फिशेज़ रिवर में होती है तो जो रिवर का वाटर होता है वो कंटिन्यूसली फ्लो करते रहता है, जिसकी वजह से फिशेज़ की ब्रीडिंग अच्छे से होती रहती है और वो एक हेल्दी लाइफ जी पाती है, ठीक है। बट इन सब चीज़ों को हमें अगर आर्टिफिशियली बिल्ड करना है तो हमें ऐसा फैसिलिटीज़ उसके अंदर डालनी होती है कि वो जैसे रियल इन्वायरमेंट में, नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। देखो फिशेस जो है उनकी ना प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन में देख लिया कि अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी नहीं होंगी या फिर जल्दी उसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा या फिर ट्रांसपोर्ट करते वक्त अगर फिशेस के एग्स में कुछ डैमेज देखने को मिलेगा तो हमारी जो फिश का प्रोडक्शन है वो बहुत कम होगा या फिर हमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। जो फिशरमैन है उसको लॉस होगा। उसके बाद क्या है मार्केट फैसिलिटी। अभी देखो जो हम लोगों ने एक लेसन पढ़ा था उसके अंदर क्या बताया गया था कि जो फिश मार्केट है वो प्रोडक्शन हाउस से ऑलमोस्ट 10 मील्स दूर होना चाहिए, बस उससे ज़्यादा अगर होगा तो हमें फिर दूसरे ट्रांसपोर्ट के जो मीडियम्स होते हैं उन्हें यूज़ करना पड़ेगा फिशेज को प्रोडक्शन सेंटर से मार्केट तक ले जाने के लिए, ठीक है। तो प्रॉपर मार्केट फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि जो फिशेज के जो आर्टिफिशियल फूड्स है वो भी जल्दी से मंगाया जा सके। अवेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। अवेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल में क्या आता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है पहले से साइट के पास जो है वो अवेलेबल होना चाहिए ताकि जो हमारा कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक्स है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अवेबिलिटी ऑफ द लेबर। अभी फिश फार्म को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट, इसलिए लेबर्स जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। अवेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इफ पॉसिबल टेलीफोन कनेक्शन। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, जैसे कुछ हमें पानी जो है अगर कहीं वेल से निकालना है या फिर कहीं और जगह से हमें पानी खींचना है, लेना है, तो हमें उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। और नाइट में अगर हमें फ़िश की देखभाल करते रहनी है तो हमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए होता है एंड टेलीफोन कनेक्शन, ओके। उसके बाद आता है हमारा डिज़ाइन एंड लेआउट। डिज़ाइन एंड लेआउट किसी भी चीज़ को बिल्ड करने से पहले हम उसका लेआउट बनाते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, तब जाके फिर हम उस फार्म को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, बिफोर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट लेआउट प्लान शुड बी ड्रॉन अप फॉर द लोकेशन डिज़ाइन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉन्ड्स एंड देयर इम्पैक्टमेंट। देखो जो किसी भी फार्म को कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसका डिज़ाइन बनाना चाहिए, उसका लेआउट बनाना चाहिए एंड उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ है जैसे ड्रेन की, इनलेट की, मैकेनिकल स्पिलवे क्या है, ये हम लोग जो है आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है टाइप ऑफ पॉन्ड्स। टाइप ऑफ पॉन्ड्स मतलब क्या होता, टाइप ऑफ पॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है बैरेज पॉन्ड्स। बैरेज पॉन्ड किसे कहते हैं, बैरेज पॉन्ड आर फॉर्म एट द बेस ऑफ द वैली। यहाँ पर देखो जैसे यहाँ से एक वैली जो है वो आ रही है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, इस वैली को हमने यहाँ से साइड में हमारा पॉन्ड क्रिएट कर दिया एक वॉल को यहाँ पे अटैच करके। इससे क्या हुआ, जो वैली का जो वाटर है वो हमें मिल रहा है, हमारे पॉन्ड को मिल रहा है एंड हमारी जो फिशेज है वहाँ पे अच्छे से कल्टीवेट हो रही है। एंड जैसे कि ये वैली से जो वाटर है वो कंटिन्यूसली आते रह रहा है तो फिशेज की ब्रीडिंग भी अच्छी होंगी। और यहाँ से जो वाटर है वो इनलेट हो रहा है, यहाँ से आउटलेट लगाया गया है ताकि जो पानी है वो यहाँ से आता रहे और यहाँ से फिर बाहर जाता रहे और रेगुलरली फिशेज की अच्छे से ब्रीडिंग हो सके, ठीक है। उसके बाद क्या था, डाइवर्जन पॉन्ड्स। सो डाइवर्जन पॉन्ड्स कैसे होते हैं, दिस पॉन्ड्स आर मेड अप बाय ब्रिंगिंग द वाटर फ्रॉम द सोर्स लाइक स्ट्रीम एंड वाटर। ये पॉन्ड किस लिए कैसे बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारा बैरिज पॉन्ड था वो वैलीज के अंदर बनाया गया है, जैसे माउंटेन के अंदर जो वैलीज होती है उसके अंदर बनाया गया है। पर ये पॉन्ड का जो वाटर का सोर्स क्या होता है, स्ट्रीम होता है या फिर रिवर होता है, मतलब इन्हें स्ट्रीम या रिवर के पास बनाया जाता है, ठीक है। डाइवर्जन पॉन्ड आर बिल्ड इन 2 वे, नेमली रोसरी सिस्टम एंड पैरेलल सिस्टम। अब डाइवर्जन पॉन्ड जो है वो 2 टाइप से बिल्ड किया जा सकता है। पहला होता है उसका रोसरी सिस्टम एंड दूसरा होता है पैरेलल सिस्टम। अभी हम लोग देखेंगे
डाइवर्जन पॉन्ड बनाया जाता है। समझ लो ये है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर एक रिवर है, एंड वहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से एक कनेक्शन लेते हैं जिससे पानी यहाँ से आता है वाटर इनलेट, एंड दिस इज आवर ड्रेनेज पाइप, ठीक है। और यहाँ पर हमारा पॉन्ड जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। सिर्फ इसलिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है क्योंकि हमें जो वाटर का सोर्स है वो अवेलेबल हो, ठीक है। और वाटर जो है पॉन्ड में वो हमेशा फुलफिल रह सके, और जैसे ही फ्लो हमारे रिवर में देखने को मिलता है वैसा ही फ्लो हमारे पॉन्ड में भी क्रिएट हो सके, ठीक है। उसके बाद है रोसाई सिस्टम। रोसाई सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम पॉन्ड्स आर मेड वन आफ्टर द अनदर इन अ स्ट्रिंग, ऑल द पॉन्ड्स आर ड्रेन इनटू ईच अदर एंड मोस्ट बी मैनेजेबल इन वन पॉन्ड। देखो क्या होता है कि अभी सेम टाइप है डाइवर्जन पॉन्ड, ऐसे स्ट्रीम लाइन है, फिर वहाँ से इनलेट लिया गया है, तो इसमें क्या होता है कि 3 कंटिन्यूसली पॉन्ड बनाए जाते हैं, जैसे ये हो गया नर्सरी पॉन्ड, रियरिंग पॉन्ड या फिर स्टॉकिंग पॉन्ड, ऐसे 3 पॉन्ड्स बनाए गए हैं, और उसका जो वाटर इनलेट है वो रिवर से लिया गया है, ठीक है। और इसके जो आउटलेट्स है, इसके जो ड्रेनेज पाइप्स है समझ लो, वो एक दूसरे के अंदर डाले हुए हैं, एंड लास्ट ड्रेनेज पाइप जो है वो वापस रिवर के अंदर जा रहा है, ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि ये तीनों पॉन्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, ओके। और इसे क्या कहते हैं हम लोग, रोसाई सिस्टम कहते हैं। उसके बाद है पैरेलल सिस्टम। पैरेलल सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम ईच पॉन्ड हैज इट्स ओन आउटलेट एंड इनलेट एंड आउटलेट। इसके अंदर पहले हम लोगों ने क्या देखा रोसाई सिस्टम के अंदर, कि उसके अंदर जो पॉन्ड्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, किस वजह से, आउटलेट्स की वजह से, उनके सबके आउटलेट एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड पैरेलल सिस्टम में क्या होता है कि जो आउटलेट्स है वो सबके अलग अलग होते हैं, भले ही शायद उनका इनलेट एक हो, ठीक है। यहाँ से रिवर अगर फ्लो कर रही है तो इनलेट अगर एक भी है तो भी इनका आउटलेट जो है वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आती है हमारी नर्सरी पॉन्ड्स आता है, रियरिंग पॉन्ड आता है एंड स्टॉकिंग पॉन्ड होता है। ऐसे 3 पॉन्ड कंटिन्यूसली एक के बाद एक लगाए जाते हैं, और इसमें जो फिशेस की ग्रोथ है, फिशेस की जो रियरिंग है, उनके कल्टिवेशन है वो किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एम्बैंकमेंट के बारे में। एम्बैंकमेंट किसे कहते हैं, इसका सबसे पहला पॉइंट है फिश पॉन्ड हैज़ अ 3 पार्ट, वॉल, ड्रेनेज एंड वाटर इनलेट। उसकी वॉल, उसका जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है, वाटर इनलेट यानी कि जहाँ से पॉन्ड के अंदर वाटर एंटर करता है, ठीक है। एम्बैंकमेंट जो होता है ना, एक डैम की तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एंड वो उसकी जो वॉल होती है उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होता है हमें कि जो वाटर प्रेशर है वो बैलेंस कर पाए या फिर बर्दाश्त कर पाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑल द एम्बैंकमेंट शुड हैव सम एक्स्ट्रा हाइट कॉल्ड एज फ्री ब्रॉड। जो जितने भी एम्बैंकमेंट्स होते हैं उसको एक एक्स्ट्रा हाइट देनी पड़ती है, जिसे हम लोग फ्री ब्रॉड कहते हैं। फ्री ब्रॉड के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। फ्री ब्रॉड किसे कहते हैं, एन एक्स्ट्रा हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट अबव द वाटर लेवल इज कॉल्ड फ्री ब्रॉड। जो अगर ये हमारा वाटर लेवल, तो इसके ऊपर थोड़े से एक्स्ट्रा हाइट की हमें वॉल क्रिएट करनी होती है, जिसे हम फ्री ब्रॉड कहते हैं। और ये किस लिए बनाई जाती है, जो वाटर का ओवरफ्लो है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और एक लार्ज पॉन्ड में हमें 90 सेंटीमीटर की एक फ्री ब्रॉड बनानी होती है, ठीक है। उसके बाद है ड्रेन पाइप्स। ड्रेन पाइप्स जो ड्रेन पाइप्स होते हैं वो पॉन्ड के ना एकदम लोएस्ट पॉइंट पे लगाए जाते हैं या फिर बॉटम में लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो पॉन्ड का ड्रेनेज है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। और ये ड्रेनेज क्यों ज़रूरी होता है, ताकि जो वाटर है उसका कि अगर रेनी सीज़न है तो रेनी सीज़न में क्या होगा कि पूरी तरीके से जो पॉन्ड है वो फुल हो जाएगा, ठीक है। एंड क्या होगा कि फिर जो फिशेस है जो पॉन्ड के अंदर है वो गलती से अगर बाहर आ गई, या फिर जो एम्बैंकमेंट है अगर उसको फ्री ब्रॉड नहीं बनाया गया है, तो क्या होगा कि जो फिशेज है वो हमारी बाहर आ जाएंगी। तो इस वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर्ली बनाना चाहिए, ताकि जो ओवरफ्लो है पानी का वो बचाया जा सके, ठीक है। उसके बाद है, इसमें बताया गया है अगर पॉन्ड है वो 1.2 हेक्टेयर के एरिया में अगर बनाया गया है तो उसके अंदर कितना साइज़ का ड्रेनेज पॉन्ड चाहिए होता है, पाइप चाहिए होता है, 153 टू 203 मिलीमीटर का जो पाइप होता है वो लगाना पड़ता है। देखो स्लाइस गेट क्या होता है, जो स्लाइस गेट है वो एक पॉन्ड जो होता है हमारा, तो उसके जो इनलेट की वॉल होती है जहाँ से वाटर एंटर करता है तो वहाँ पे लगाया जाता है, एंड वो काय का वुड, सीमेंट या फिर ब्रिक किसी भी चीज़ का बना होता है, ठीक है। एंड स्लाइस गेट या फिर जो हमारा स्क्रीन गेट है उसका वर्क क्या होता है कि जो अनवांटेड गार्बेज है, अनवांटेड फिशेज है, उनको पॉन्ड में आने से रोकने का, ठीक है। ताकि जो पॉन्ड की फिशेज है उसको कुछ नुकसान ना हो और उनकी जो मोर्टेलिटी ना हो जाए, एंड उनका जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से लिया जा सके, ठीक है। उसके बाद मॉन्क। मॉन्क किसे कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या क्या है, मॉन्क का स्ट्रक्चर है। ये जो है वो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो समझो ये पॉन्ड है हमारा, एंड यहाँ पर उसका अगर ड्रेनेज सिस्टम है तो यहाँ पर उसे लगाया जाता है, ताकि जो हमारी फिशेज जो हमारी पॉन्ड के अंदर है, तो वाटर को ड्रेनेज करते वक्त जो हमारी फिशेज है, होस्ट फिशेज है, वो उसके साथ ना चली जाए, उसके साथ स्केप ना कर जाए। इस वजह से जो हमारा ड्रेन पाइप होता है वहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसे हम मॉन्क कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा
एस्टिमेट ऑफ अर्थवर्क, ये अर्थवर्क है। ओके, एस्टिमेट ऑफ अर्थवर्क मतलब किसी भी पॉन्ड को हमें कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसका अर्थवर्क करना होता है, यानी कि हमारी जो लैंड है उसको प्रिपेयर करना होता है या उसका जो मेजरमेंट लेना होता है, ठीक है। और ये किस तरीके से किया जाता है, इसके 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं हमारी बुक में। सबसे पहला इसका फॉर्मूला है थंब रूल मेथड। थंब रूल मेथड से जो हमारा लैंड है उसकी किस तरीके से मेज़र किया जा सके या फिर उसका जो अर्थवर्क है वो कैसे किया जा सके। तो एक ये रफ फिगर देता है, ये हमें रफ कैलकुलेशन देता है अर्थवर्क के बारे में। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, V इज इक्वल टू ए वी मल्टीप्लाइड बाई डी। वी क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इन्वॉल्व, मतलब कितना एरिया है, कितना वॉल्यूम जो है अर्थवर्क का वो इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा जो हमारा ए वी यानी कि एवरेज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पॉन्ड, मतलब कितना एवरेज एरिया है हमारे पॉन्ड के लिए जिसपे हम लोग एम्बैंकमेंट या फिर हमारा पॉन्ड क्रिएट करेंगे। एंड डी यानी कि कितनी डेप्थ रखनी है हमें पॉन्ड की, मतलब हमें पॉन्ड छोटा डेप्थ का रखना है या फिर ज़्यादा बड़ा पॉन्ड रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थंब रूल। एंड ऐसे ही ऐसा हमें एक फॉर्मूला दिया है ट्रेपेजॉइडल मेथड। एंड जो लास्ट मेथड है हमारी पेरिसमोडियल मेथड। तो पेरिसमोडियल मेथड जो है ना वो इम्पॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि ये ना बुक में हमारी जो पेपर है उसमें ज़्यादातर पूछी जाती है। तो इसके अंदर भी बताया, ये फॉर्मूला दिया गया है और इसके वी यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ वर्क एंड ऑल ऑफ दिस ए यानी कि जो हमारा एरिया होता है उसको डेप्थ को हम लोगों को 3 से डिवाइड करना होता है। तो ये एक फॉर्मूला हमें दिया हुआ है जिसको हमें बस रीड करना है, उसके जो कौन सा अल्फ़ाबेट किस चीज़ के लिए डिनोट किया, जैसे वी हमारा है वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क के लिए, फिर ए वी यानी कि एवरेज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, उतना समझ के जाना है, ठीक है। और इसको अच्छे से करके जो एंड देन आता है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ द पॉन्ड। पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले आता है हमारा लैंड क्लियरेंस। अभी अगर हमारे लैंड पे वीड जो होते हैं, एक्वेटिक वीड्स हम लोगों ने देखा, उसके बाद या फिर कोई अलग तरीके के ट्रीज हो गए, या फिर जो हमारी लैंड है वो बहुत ज़्यादा रॉकी है या फिर ख़राब है, तो उसको सबसे पहले हमें क्लियर करना होता है ताकि हम उस पर अच्छे से कंस्ट्रक्शन कर सके। उसके बाद क्या है, इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन मतलब क्या होता है, देखो इवैक्यूएशन में क्या होता है कि ऐसे लंबे जो हमारे स्ट्रोक होते हैं वो लगाए जाते हैं हमारे लैंड के ऊपर, ठीक है। अंदर हमें ये बस इतना ध्यान रखना होता है जब हम इवैक्यूएशन कर रहे होते हैं कि लैंड के अंदर कोई भी रॉक्स ना हो, हार्ड रॉक्स हो गए या फिर नीचे की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा रॉकी ना हो। इसलिए क्यों, क्योंकि हमारा इवैक्यूएशन का जो कैलकुलेशन फिर वो गलत हो जाएगा। इवैक्यूएशन क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि हमने जितना भी एरिया जो है वो मेज़र किया है हमारे अर्थवर्क में, वो हमें मतलब बराबर पता कर सके हम लोग। इवैक्यूएशन उसके ऊपर ऐसे बाम्बू स्टॉक्स लगाए जाते हैं, ठीक है, लैंड के ऊपर। सॉइल टेस्ट फॉर एम्बैंकमेंट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है हमारे पॉन्ड के अंदर एक सॉइल होती है, क्योंकि सॉइल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है फिशेस के लिए, क्योंकि सॉइल जो है वाटर की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। एंड जो क्ले सॉइल होती है वो सबसे बेस्ट होती है पॉन्ड के कंस्ट्रक्शन के लिए, फिश पॉन्ड के कंस्ट्रक्शन के लिए। देखो उसके बाद क्या है, कॉम्पैक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट। कॉम्पैक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट मतलब हमारी जो एम्बैंकमेंट है जहाँ पे हम लोग पॉन्ड को क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ की जो लैंड है उसको प्रॉपरली एक लेवल में लेकर आना, उसके ऊपर एक प्रॉपर लेयर रखना सॉइल की, उसे क्या कहते हैं हम, कॉम्पैक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट। उसके बाद है टर्फिंग। देखो कुछ फार्मर्स होते हैं जो फिशेस को भी कल्टिवेट करते हैं और उसके साथ साथ जो फिश पॉन्ड होता है उसके आसपास जो है वो लैंड को इतनी अच्छी तरीके से कल्टिवेट करते हैं कि उसके वहाँ पर वो किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन भी ले सके, ठीक है। एंड उसके बाद कहती है फेंसिंग ऑफ द फार्म। अभी फिशेस को बहुत अलग अलग प्रेडेटर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्म को फेंसिंग्स लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद है हम लोगों का लाइनिंग ऑफ द पॉन्ड। लाइनिंग ऑफ द पॉन्ड क्यों, मतलब यानी कि जो हमारा पॉन्ड है उसको बॉर्डर करना या फिर उसको पूरी तरीके से कवर अप करना साइड से, उसे क्या कहते हैं हम, लाइनिंग ऑफ द पॉन्ड, ठीक है। अभी पॉन्ड को लाइनिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसा होता है फर्स्ट है हमारा क्ले पडल लाइनिंग। क्ले पडल लाइनिंग यानी कि जो हमारी गीली मिट्टी होती है, जो क्ले होता है, उससे पॉन्ड का जो बॉर्डर है उसको क्रिएट करना, उसे क्या कहते हैं हम, क्ले पडल लाइनिंग। उसके बाद है हमारा सॉइल सीमेंट लाइनिंग। सॉइल और सीमेंट का जो मिक्सचर होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसको हम लोग एक दीवार जैसा कंस्ट्रक्ट करते हैं जिससे हमारी जो हमारा जो पॉन्ड है उसकी लाइनिंग हो पाती है। उसके बाद है हमारा कंक्रीट लाइनिंग। फिर जो हमारा कंक्रीट है उससे बनाई जाती है। उसके बाद ब्रिक्स एंड टाइल्स लाइनिंग है। एंड पॉलीथीन फिल्म लाइनिंग। पॉलीथीन फिल्म यानी कि इस टाइप से जो हमारे पॉलीथीन लगाई जाती है आसपास, और पॉलीथीन की जो फिल्म होती है, शीट होती है, उससे लाइन किया जाता है पॉन्ड को। उसके बाद क्या है, एसफेल्ट लाइनिंग। एसफेल्ट एक सब्सटेंस है जो कि हमारे रोड बनाने में भी काम में आता है, ठीक है। उसको हम लोग ग्रेडेड स्टोन के साथ मिक्स करते हैं एंड उससे जो है वो पॉन्ड की लाइनिंग की जाती है। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होता है, ठीक है।
उसके बाद है लास्ट टॉपिक हमारा फीलिंग ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड पॉन्ड विद द वाटर। अब हमने पूरी तरीके से पॉन्ड कंस्ट्रक्ट कर लिया, उसकी लाइनिंग कर ली, उसकी बॉर्डर कर लिया, उसका अर्थ वर्क कर लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो हमारा वाटर है उसको पॉन्ड के अंदर फिल अप करना होता है। सो इसके अंदर भी कुछ मेजर्स होते हैं कि हमारे जो वाटर है उसके अंदर कोई जो प्रेडेटरी फिशेज है वो ना आ जाए। उसके बाद जो वाटर के अंदर जो एग्रीकल्चरल गिप्सम होता है, तो जैसे छोटे छोटे हमारे उसके पार्ट्स होते हैं, हमारे जो फाइटोप्लैंथॉन्स है या फिर जो वीड्स होते हैं हमारे, वो अगर हमारे वाटर में रह जाते हैं तो उसको हमें क्या करना होता है, हाइड्रेटेड कैल्शियम फॉस्फेट से जो होता है उससे मिटाना पड़ता है। और ये क्या करते हैं फिर, ये जो हमारा जितनी भी डस्ट है, जो हमारे क्ले पार्टिकल्स है, उन सबको जो पॉन्ड है उसके बॉटम में सेट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऊपर का जो जितना भी वाटर है वो क्लियर हो जाता है। ओके, यहाँ पर हम लोगों का हमारा जो लेसन है वो एंड होता है। एंड अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट करो। एंड हमारे जितने भी हार्ड लेसन थे वो हम लोगों ने फिशरीज़ के कवर अप किए हैं। बट अगर आपको कोई भी लेसन का वन शॉट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।